अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जिस दिन अमेरिका के डिपार्टमेंट नासा ने अपोलो 11 मिशन को कामयाब करते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और साथी 2 एस्ट्रोनॉट्स की मदद से चांद के ऊपर सबसे पहली दफ़ा कदम रखा था। लेकिन 1969 के बाद से लेकर आज तक बहुत से लोग जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई और बहुत ही क्रिटिसाइज किया कि अमेरिका ने ये सारा काम जो है हॉलीवुड के एक प्रोडक्शन हाउस में जहाँ पे फिल्म की शूटिंग होती है सिर्फ वहाँ पे ये परफॉर्म किया है और ये एक्चुअली जो है ये चांद पे इन्होंने कदम नहीं रखा। और इसके साथ साथ जो क्रिटिसाइज करते थे उन्होंने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस भी जनरेट किए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने लूनर मॉड्यूल जो रॉकेट था जिसने चांद के ऊपर लैंड किया था, जब वो उससे बाहर आ रहे थे तो ऐसा कौन इंसान था जो बाहर खड़ा होकर उनकी वीडियो बना रहा था कि वो अपने रॉकेट से लूनर मॉड्यूल से बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन। और दूसरे नंबर पे जो सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि चांद के ऊपर जैसा कि सब जानते हैं कि ना तो ऑक्सीजन है और ना ही वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जब वो अमेरिका का फ्लैग चांद की जमीन के ऊपर लगा रहे थे तो वो जो फ्लैग था वो वेव किस तरीके से कर रहा है? अगर वहां पे हवा नहीं है तो फ्लैग वेव कैसे कर सकता है? तीसरे नंबर पे जो सवाल किया जाता है वो ये है कि चांद की ज़मीन के ऊपर जो साया था ज़मीन पे, जो शैडो था एस्ट्रोनॉट्स का अपना और दूसरे जो वहाँ पे पत्थर पड़े हुए थे उनका जो इतना साया था वो किस वजह से था? और चौथे नंबर पे जो वहाँ पे सवाल किया जाता है कि जब चांद के ऊपर पिक्चर्स ली गई, तस्वीरें ली गई एस्ट्रोनॉट्स की जानिब से, तो पीछे जो बैकग्राउंड के अंदर है वो स्टार्स क्यों नहीं आए, सितारे क्यों नहीं आए पिक्चर्स के अंदर? तो ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस थे जो क्रिटिसाइज करते थे और डिफरेंट किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको मार्केट के अंदर नजर आती हैं। आज तक लोगों का एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई चांद पे कभी गया था या नहीं। और ये जो अपोलो 11 मिशन था इस सारे को वो एक फेक मिशन करार देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपोलो मिशन का मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बताऊंगा कि ये कहां से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ। तो इसको एंड तक हम देखते हैं, फिर इसको मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये फेक था या रियल था। 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. The Apollo 11 mission. We have a liftoff. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Small step for man. Apollo 17 astronauts Gene Cernan and Jack Schmitt are on the moon. Can't tell you how proud we all are of what you have done. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अमेरिका के अंदर उस वक्त के अंदर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, यानी ये अपनी इकोनॉमी के साथ भी उस वक्त जो है इनको चैलेंज फेस था। और दूसरा सोवियत यूनियन के साथ इनकी एक कोल्ड वार का भी चैलेंज था जिसको ये साथ साथ देख रहे थे। और वियतनाम के अंदर भी वार चल रही थी यूएस की उस वक्त के अंदर। और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में इनको क्या जरूरत थी इतना बड़ा स्टेप लेने की, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि कितना एक्सपेंस हुआ और किन किन चीजों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले जो थी आपने बात ये समझने वाली है यहाँ पे कि अमेरिका का जो था सोवियत यूनियन के साथ एक रेस थी, एक कोल्ड वार तो इनकी थी। आप मेरी बहुत सी वीडियोस के अंदर इसका जिक्र देखेंगे, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ा सा जाना है तो कोल्ड वार का जिक्र ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत सी चीजों के साथ, बहुत से कामों के साथ रिलेट करती। तो इस वार की वजह से इन दोनों के दरमियान में एक रेस थी कि कौन सबसे पहले आगे निकले। तो 1957 के अंदर सबसे पहले सोवियत यूनियन की जानिब से आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया गया और उसको जो है स्पेस के अंदर दाखिल किया गया, जिसका नाम स्पुतनिक था। सबसे पहले जो था उन्होंने ये किया। उसके बाद 1961 के अंदर सोवियत यूनियन का जो एस्ट्रोनॉट था यूरी गैगरिन के स्पेस में सबसे पहले एंटर होने के बाद जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखा 20 अप्रैल 1961 को। जब यूरी गैगरिन स्पेस के अंदर एंटर हुए उसके ठीक एक हफ्ते के बाद उन्होंने खत के अंदर वाज़े तौर पे क्या लिखा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डू वी हैव अ चांस ऑफ बीटिंग द सोवियट्स बाय पुटिंग अ लेबोरेटरी इन स्पेस और बाय अ ट्रिप अराउंड द मून? आर वी वर्किंग 24 आवर्स अ डे और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम? If not, why not? If not, will you have make recommendations to me as to how work can be speeded up? जी तो दोस्तों इसके अंदर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट को कितना ज़्यादा था कि हम किस तरीके के साथ जो है वो सोवियत यूनियन से आगे निकल सकते हैं। 20 अप्रैल को ये लेटर लिखने के बाद उन्होंने $5 से $7 बिलियन जो है एडिशनल नासा को जो है उन्होंने फंडिंग की और
25 मई 1961, ठीक एक महीने के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि इस डिकेड खत्म होने से पहले हम चांद के ऊपर कदम रखेंगे। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. डिकेड मतलब 1960 से 1970, 10 साल के अंदर 1970 से पहले हम चांद पे कदम रखेंगे। और ये उस वक्त के दौरान उन्होंने अनाउंसमेंट की जबकि ना तो ये स्मार्टफोन्स थे और ना ही टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न थी। और उनकी इस अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया को एक दफा हैरान किया कि अभी एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में दाखिल हुआ है और ये वहां से आगे चांद के ऊपर जाने की सोच रहे हैं, जहां जाने का तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन इन्होंने अपने नासा को उसी वक्त इतना ज्यादा प्रेशराइज किया और उनको यानी इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि आप अपने ऑपरेशंस स्टार्ट करें और जल्द अज जल्द जो है वो चांद पे कदम रखने का सोचें। 1963 से लेकर 1967 तक डिफरेंट किस्म के अपोलो मिशंस लॉन्च किए गए नासा की तरफ से, जिसके अंदर अनमैन्ड इनके मिशंस जो थे, यानी रॉकेट तो इन्होंने भेजे स्पेस के अंदर भी और चांद के ऊपर भी, चांद के करीब भी, चांद के ऑर्बिट के करीब भी, लेकिन उसके अंदर आदमी नहीं थे, सिर्फ इन्होंने रॉकेट के साथ जो है वो मिशंस किए। और 25 जनवरी 1967 को 3 एस्ट्रोनॉट्स इन्होंने एक रॉकेट के अंदर दाखिल किए और पूरे रेडी थे उसको ऊपर भेजने के लिए, लेकिन एक हादसा हो गया, उसके अंदर आग लग गई, वो जमीन से ही लॉन्च नहीं हो पाया और वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो उसके अंदर वो हलाक हो गए। लेकिन उसके बाद भी नासा जो है वो बिल्कुल नहीं डरा और उन्होंने अपना मिशन जो है वो जारी रखा। अगर आप इनके मिशन की डेट्स देखें, अक्टूबर 1968 अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया, उसके बाद दिसंबर 1968 अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया, देन मार्च 1969 अपोलो 9, इसमें लूनर मॉड्यूल इन्होंने लॉन्च किया और मई 1969 के अंदर इन्होंने अपोलो 9 लॉन्च किया और उसके बाद फिर इन्होंने फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च करने का टाइम आया, जिसके लिए सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी। इस मिशन की तैयारी के लिए सबसे पहले जो है वो रॉकेट को डिजाइन किया गया था। उस रॉकेट के 3 पार्ट्स थे। सबसे पहला जो उसके अंदर पार्ट था वो था कमांड मॉड्यूल, जिसके पायलट थे माइकल कॉलिंस। उसके बाद था सर्विस मॉड्यूल और देन उसके बाद था लूनर मॉड्यूल। जो लूनर मॉड्यूल था उसके पायलट थे एडविन बज एल्ड्रिन और जो लीन आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो इस पूरे मिशन के कमांडर थे, जिन्होंने इस पूरे मिशन को कमांड करना था। इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो है और जो इसका रॉकेट था उसके अंदर जो सर्विस मॉड्यूल था उसके अंदर 10 लाख केजी के करीब जो है वो केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन ये उसके अंदर स्टोर किया गया, जो वहां पे काम आना था। और ये 10 लाख केजी उसके अंदर डालने के बाद जो पूरा रॉकेट था उसका वजन 30 लाख केजी हो चुका था और इस 30 लाख केजी के साथ जो है उनका सफर जो है वो शुरू होना था। तो 16 जुलाई 1969 को ये रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के कुछ ही देर के बाद ये जमीन से बाहर जा चुका था और जमीन के ऑर्बिट का इसने पूरा एक चक्कर लगाया। कुछ घंटे जो है इसने पूरे 2 चक्कर जो है वो जमीन का एक चक्कर, एक से ज्यादा चक्कर जो है इसने कंप्लीट किया। जब कंट्रोल रूम को पीछे से कंफर्म हो गया कि रॉकेट के अंदर कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, यहाँ से आके जाया जा सकता है, फिर उन्होंने फाइनल कॉल दी मिशन के कमांड को कि आप जो है अपनी कमांड जारी रखें और चांद की तरफ सफर स्टार्ट कर दें। 4 लाख किलोमीटर के बाद कुछ दिनों के बाद जो है वो चांद के ऑर्बिट के अंदर पहुंच गए। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद मिशन का एक हिस्सा था, जैसे मैंने आपको रॉकेट के 3 हिस्से बताए, एक इसके अंदर था कमांड मॉड्यूल, दूसरा उसके अंदर था सर्विस मॉड्यूल और फिर लूनर मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लेंगे तो इसको बोलते हैं CSM। इसका नाम रखा गया था CSM। CSM ने अलहदा हो जाना था, इसने स्प्लिट हो जाना था, आपस में टूट जाना था और जो लूनर मॉड्यूल था उसने सिर्फ और सिर्फ चांद के ऊपर लैंड करना था। ये मिशन के अंदर जो प्लान बनाया गया था, मिशन का हिस्सा था कि ये जाके स्प्लिट करेगा। जो कि सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल इकट्ठे थे तो उन्होंने जो फ्यूल और जो चीजें थी वो लूनर मॉड्यूल को प्रोवाइड करनी थी और फिर लूनर मॉड्यूल ने चांद के ऊपर लैंड करना था। अब लूनर मॉड्यूल वहां पे जाके उससे स्प्लिट हो गया और लूनर मॉड्यूल के अंदर 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बज। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो माइकल कॉलिंस थे, जिनका इस मिशन के अंदर बहुत बड़ा किरदार था, उन्होंने चांद पे कदम नहीं रखा क्योंकि वो CSM के साथ थे, कमांड मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल, और उसने चांद के ऑर्बिट के अंदर रहना था, उसने वहां पे लैंड नहीं करना था। तो वो चांद तक गए तो जरूर, मिशन के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन वो चांद पे कदम नहीं रख सके
जिस वजह से लोगों को उनका इतना नाम भी नहीं पता और उनका इतना नाम लिया भी नहीं जाता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बज़ का नाम बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि इन दोनों ने चांद पे कदम रखा था। तो दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं। जब लूनर मॉड्यूल जो है वहां से सेपरेट हुआ तो एक अलार्म रिसीव हुआ जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है रॉकेट के अंदर देखा 1201 एंड 1202 और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया और उनको भी यही अलार्म रिसीव हुआ, जिसका ना तो एस्ट्रोनॉट्स को पता था कि ये क्या है और ना ही कंट्रोल रूम को इस चीज का आइडिया था कि ये क्या है। जो अलार्म था उस अलार्म का बाद में पता चला कि कंप्यूटर के ऊपर जो है उन फंक्शंस का और जो उस दिन सिस्टम चल रहा था उसका इतना बर्डन था कि कंप्यूटर जो है वो अलार्म बजाने लग गया था कि ये अब बर्डन जो है वो फुल हो चुका है। लेकिन लकीली किस्मत उनकी अच्छी थी कि कंप्यूटर ने काम करना नहीं छोड़ा, वो बर्डन के बावजूद भी काम करता रहा। जब लूनर मॉड्यूल CSM से अलहदा हो गया, अब CSM ने ऑर्बिट का चक्कर लगाना था जिसके अंदर माइकल कॉलिंस थे और जो लूनर मॉड्यूल था नील आर्मस्ट्रॉन्ग एडविन बज़ के साथ वो चांद की जमीन के ऊपर लैंड करने के लिए तैयार था। अब फिक्स जैसे किया हुआ था, जिस पॉइंट के ऊपर लूनर मॉड्यूल ने उतरना था वहां पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नहीं उतारा क्योंकि वहां पे बहुत बड़े पत्थर और कुछ अनबैलेंस सरफेस थी जहां पे वो कंफर्टेबल नहीं थे उसको उतारने में। तो उन्होंने वहां से उसको आगे लेके जाने की सोची। जब वो आगे लेके गए तो कंट्रोल रूम की जानिब से कॉल आई तो उन्होंने जब अपना फ्यूल देखा तो फ्यूल सिर्फ 5% बाकी था। तो 5% फ्यूल के मुताबिक जो है कंट्रोल रूम ने एक काउंटडाउन सेट कर दिया 30 मिनट्स का कि आप इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है आपने अच्छी सी जगह देख के वहां पे आपने लैंड करना है। तो जो पॉइंट फाइनल किया गया था उस पॉइंट से 4 मील दूर जाकर जहां पे साफ जगह नजर आई वहां पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसको जो है वो लैंड करवाया जो कि 30 सेकेंड्स पहले था उस काउंटडाउन से। और ये बहुत बड़ा सस्पेंस था। जो भी काउंटडाउन बनाया गया उसके लास्ट स्टेज पे जाके जो है वो लूनर मॉड्यूल को वहां पे लैंड करवाया गया। अब लूनर मॉड्यूल को लैंड करवाने के बाद अब उनको पता चल गया कि हम लैंड कर चुके हैं सक्सेसफुली। अब उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने और साथ जो साथी एस्ट्रोनॉट थे एडविन बज़ उन्होंने अपना जो है वो स्पेस सूट रेडी किया। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो उनकी प्रिकॉशंस होती हैं उसके अंदर वो ऑक्सीजन का मास्क था, पूरा हेलमेट था, पूरा सूट को उन्होंने रेडी किया। रेडी करके नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब बाहर निकलने लगे तो उनको दरवाज़ा खोलने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ी। उसकी वजह क्या थी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बन चुका था क्योंकि लाखों किलोमीटर का सफ़र तय करके बहुत दिनों के बाद वो वहाँ पे पहुंचे थे। तो उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा था तो उनको थोड़ा सा फोर्स लगानी पड़ी दरवाज़ा खोलने में। अब दरवाज़ा खोला तो वो निकलने वाली जगह तो थी वो जरा छोटी थी क्योंकि ये स्पेस सूट के अंदर थे और ये वहां से बाहर निकले तो इनका जो स्विच था, जो स्विच के साथ जो है इस लूनर मॉड्यूल को उड़ाना था, इसको एक्टिव करना था, वो स्विच टूट गया। इनका हेलमेट लगने की वजह से या इनका जो स्पेस सूट था वो लगने की वजह से टूट गया। लेकिन इस चीज का उनको इल्म नहीं था क्योंकि चांद के ऊपर हवा और ग्रेविटेशन ना होने की वजह से वहां पे आवाज का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आप बात करते हैं लेकिन आपकी आवाज किसी को नहीं आती, तो उसकी बिल्कुल आवाज नहीं आई। लेकिन वो जब वहां से बाहर निकले तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट पे जो जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई और जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां से नीचे उतर रहे हैं तो उनकी वीडियो कौन बना रहा है। तो जो लूनर मॉड्यूल था उसके साइड के ऊपर जो है वो कैमरास लगे हुए थे, वो ऑलरेडी फिट थे। उस कैमरे से जो है वो उनकी वीडियो बन रही थी कि वो लूनर मॉड्यूल से नीचे उतर रहे हैं। वहां से उतर के उन्होंने फाइनली सबसे पहले चांद पे कदम रखा। कदम रखने के बाद पीछे से एडविन बज़ एल्ड्रिन जो है वो पीछे है, उन्होंने चांद के ऊपर कदम रखा और इन दोनों ने 2 घंटे से ज्यादा का टाइम जो है वो चांद की जमीन के ऊपर गुजारा और वहां पे जो काम करने वाले थे वो किए। जो इनकी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे इनके साथ एक लेजर लाइट थी वो इन्होंने वहां पे रख के चलाई जमीन की तरफ ताकि चांद से जमीन का जो एक्यूरेट फासला है वो तय किया जा सके। और कुछ चीजें वहां के एनवायरनमेंट को जज करने के लिए जो डिवाइस थी वो वहां पे फिट की, वो उसको देखा जा सके। और उसके बाद वहां की जो मिट्टी थी और पत्थर थे जो उनको नजर आ रहे थे, 23 केजी जो है ना वजन के पत्थर और मिट्टी और वहां की जो चीजें थी वो इन्होंने अपने जो है लूनर मॉड्यूल रॉकेट के अंदर रखी जमीन पर लाने के लिए ताकि उसके एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस उसके ऊपर की जाएं कि ये क्या है। उसके बाद फिर इन्होंने अमेरिका का झंडा निकाला। अब वो सेकंड क्वेश्चन आ गया जो क्रिटिसिज्म के अंदर था कि जब झंडा बाहर निकाला गया तो वो वेव कैसे कर रहा था। झंडा जो था वो फ्लैग के एक साइड पे हमेशा जो है ना एक डंडा लगाया जाता है, लेकिन इस झंडे के अंदर एक साइड पे वर्टिकल जो है वो स्टिक थी और एक हॉरिजॉन्टल स्टिक थी ताकि फ्लैग को जो है वो सीधा रखा जा सके। क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को पहले से पता था कि ऑक्सीजन नहीं है चांद के ऊपर तो वहां पे ये झंडा जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा खुल के, तो उन्होंने एक स्टिक ऊपर फिक्स की थी
और ये एल्यूमिनियम की जो थी ये रॉड थी, और ये जब उसको पकड़ के जमीन में फिट कर रहे थे तो ये एक स्प्रिंग की तरह हिल रही थी, फ्लेक्सिबल थी। तो जब ये हिल रही थी तो वो झंडा भी साथ में हिल रहा था। जैसे उन्होंने वहां पे फिट कर दिया, झंडा जो है वो हिलना बंद हो गया। लेकिन जो उसके अंदर आप वेव देख रहे हैं, जो कर्व आया हुआ है, तो जो फ्लैग था वो फोल्ड था, उसको फोल्ड करके लेके जब उन्होंने फोल्डिंग खोली उसकी, तो एक फोल्ड थोड़ा सा ऐसे रहा, तो ये उसकी वजह से ऐसे था। आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि जब उन्होंने फिट कर दिया चांद की जमीन में, फिर ये उसके बाद नहीं हिला। तो ये जो सेकंड क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे जो है उसका आंसर भी मिल गया। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन उठाया गया था वो ये था कि वहां पे शेडो क्यों है, साया क्यों है, एस्ट्रोनॉट्स का भी, उस लूनर मॉड्यूल का भी, और स्टोन्स का भी, जो पत्थर वहां पे पड़े हुए हैं उनका भी। तो साया इसलिए था कि एक साइड के ऊपर जो है वो फ्लैश लाइट थी, एक साइड की फ्लैश लाइट होने की वजह से जो है वो साया वहां पे था, और टाइम भी दिन का था। तो जो चांद की जो है वो अपनी रोशनी भी उस वक्त के अंदर वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ वन साइड जो थी वो वेव्स जो थी वो उस साइड पे जा रही थी, तो जिसकी वजह से जो है वो साया था। उसके बाद जो है चौथे नंबर पे क्वेश्चन किया गया कि जब वहां पे तस्वीरें ली गई तो तस्वीरों के अंदर स्टार्स क्यों नहीं आए। उस वक्त के अंदर 1969 में कोई मॉडर्न कैमरास नहीं थे, डिजिटल कैमरास नहीं थे, कैमरास बिल्कुल सिंपल थे। लेकिन आज के इस दौर के अंदर भी 2024 के अंदर भी अगर आप फ्लैश ऑन करके नाइट टाइम में अगर आप पिक्चर लेंगे तो पीछे से स्टार्स उसके अंदर नहीं आएंगे। लेकिन वो टाइम भी दिन का था तो स्टार्स जो थे वो वहां पे नहीं थे। लेकिन वैसे भी अगर आप टेक्निकली देखें, कैमरे से पिक्चर लें, फ्लैश ऑन करके फ्लैश होगा तो स्टार्स उसमें नहीं आएंगे। तो ये इस क्रिटिसिज्म का भी यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। तो इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने 2 घंटे से ज्यादा वहां पे टाइम गुजारा, जो चीजें कलेक्ट करनी थी वो की, और अमेरिका का झंडा वहां पे लगाया, झंडा लगा के एक प्लेट थी वो वहां पे छोड़ के उसी तरीके के साथ, तो फिर वहां से वापस जो है लूनर मॉड्यूल के अंदर आ गए। जो प्लेट उन्होंने छोड़ी थी वो प्लेट आपके सामने है, जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, हेयर मैन फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून जुलाई 1969 AD वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। जी, तो इस प्लेट को वहां पे छोड़ने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स जो थे ये अपने लूनर मॉड्यूल के अंदर वापस अंदर चले गए। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब वो वहां लूनर मॉड्यूल से बाहर निकलने लगे थे तो वो स्विच जो था जिसके साथ उसने स्टार्ट होना था उसको तोड़ गए थे। अब जब इन्होंने उसको बंद करने की कोशिश की तो वो स्विच इन्होंने देखा कि वो टूट चुका है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसी वक्त कंट्रोल को इन्फॉर्म किया कि अब इस प्रॉब्लम को जो है वो किस तरीके से सोल्व किया जाए। तो उन्होंने डिफरेंट किस्म के वहां पे चीजें सोची, लेकिन आखिरकार क्योंकि वो 2 तारें थी, 2 वायर्स थी, उनको आपस में मिला के करंट जनरेट करना था जिसके साथ जो है वो स्टार्ट हो जाना था। स्विच का यही काम होता है कि वो 2 वायर्स का कनेक्शन आपस में एक करता है। तो उनके पास एक बॉल पॉइंट था अपना, उस बॉल पॉइंट के साथ उन्होंने दोनों तारों को आपस में मिलाया और वो उसी वक्त करंट जनरेट हुआ, और लूनर मॉड्यूल जो था वो वहां से निकल के CSM जो कि चांद के ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा था उसके साथ जाके मिल गया। उसके साथ मिलने के बाद जो है इन्होंने अपना ज़मीन की तरफ जो सफ़र है उसको शुरू कर दिया। अगर आप इस मिशन के अंदर देखें तो काफ़ी आपको जो है वो रिस्क नज़र आ रहे हैं। जब ये वापस ज़मीन की तरफ आए तो ज़मीन की तरफ इनका सफ़र जारी था। ज़मीन की तरफ सफ़र जारी होते ही एक रास्ते के अंदर जो है इन्होंने ज़मीन से पहले ही जो इनका सर्विस मॉड्यूल था इसको उन्होंने वहाँ उससे सेपरेट करना था, और वो फिर उसने टूट जाना था। यानी जो उसको इस्तेमाल करना था उसका जितना हिस्सा वो कर चुके थे। मिशन का ये हिस्सा था कि सर्विस मॉड्यूल को इन्होंने वहां पे छोड़ के फिर जो है जमीन पे वापस लैंड करना है। जब इन्होंने सर्विस मॉड्यूल का हिस्सा वहां से अलग किया तो वो टूट के उसके टुकड़े जो थे वो हवा में ऐसे बिखरे। यहाँ पे भी इनकी किस्मत ने बहुत ज्यादा साथ दिया कि वो टुकड़े जो थे वो लूनर मॉड्यूल के साथ नहीं टकराए। अगर ये टकरा जाते तो इनका बचना वहां पे भी बहुत मुश्किल था। उसके बाद जो है इन्होंने जमीन पे पहुंचे और समंदर के अंदर जो है इन्होंने जाके लैंड किया। रॉकेट जो था उनका कमांड मॉड्यूल वो समंदर के अंदर लैंड किया और वहां से इनको रेस्क्यू किया गया और सक्सेसफुली जो है इनको बचा के जमीन पे लेके आ गया। इस ऑपरेशन के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा था। जैसे मैंने स्टार्ट पे आपको बताया कि जब लैंड करने लगे थे उस वक्त से लेकर तब से काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। उस काउंटडाउन के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे किस्मत ने इनका साथ दिया। उसके बाद स्विच टूटने का काम, और उसके बाद जब ज़मीन की तरफ वापस आ रहे थे तो सर्विस मॉड्यूल जब अलहदा किया तो उसके टुकड़े से बचना। तो ये जो था इस ऑपरेशन के अंदर बहुत रिस्क था, जो कि कंट्रोल रूम पीछे जो इसको देख रहा था सारे मिशन को, वो इस बात का अंदाज़ा लगा चुके थे कि ये ज़िंदा वापस नहीं पहुंचेंगे। जैसा कि जॉन एफ कैनेडी ने अपने टाइम के अंदर 25 मई 1961 को ये अनाउंस किया था कि हम सक्सेसफुली चांद के ऊपर कदम रखेंगे
और फिर उनको बचा के वापस भी लेके आएंगे। तो ये उनका मिशन जो है वो बहुत जगहों पे नाकाम हो सकता था और कंट्रोल रूम जो था वो समझ चुका था कि शायद ये वापस नहीं आएंगे। तो जो उस टाइम के अंदर 1969 के अंदर जो अमेरिका के सदर थे हार्ड निक्सन, उन्होंने एक स्पीच भी रेडी कर ली थी कि ये स्पीच जो है वो आवाम के सामने बोलनी है ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होने के बाद, मिशन अनसक्सेसफुल होने के बाद। तो वो स्पीच जो थी वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर वाज़े तौर पे उन्होंने मेंशन किया है, फेट हैज़ ऑर्डेन्ड दैट द मैन हु वेंट टू द मून, दीज ब्रेव मैन नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन नो that there is no hope for their recovery. These two men are laying down their lives in mankind's most noble goal. There is search for truth and understanding. तो ये जो उस टाइम के अंदर हार्ड निक्सन थे अमेरिका के सदर, वो इस चीज़ को, इस स्पीच को तैयार करके बैठे हुए थे कि मिशन अनसक्सेसफुल होगा तो मैंने ये स्पीच करनी है, क्योंकि उनके वापस आने की इतनी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। बट सक्सेसफुली जो है वो ज़मीन के ऊपर पहुँचे। अब ज़मीन पे पहुँचने के बाद उनको 2 हफ्ते तक जो है वो क्वारंटाइन किया गया, उनको एक बंद कमरे में रखा गया, क्योंकि ये चांद से वापस आए हैं तो वहाँ से कोई बैक्टीरिया या वायरस या कुछ इन्फेक्शन इस तरह का ना ले आए हो जो कि दूसरे इंसानों के लिए नुकसानदेह हो। उसके बाद जो है फिर उनको वहाँ से आज़ाद किया गया और देन पूरी दुनिया में वो मशहूर हुए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चांद पे कदम रखा। और इस मिशन का बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि जब इन्होंने वहाँ पे लूनर मॉड्यूल ने लैंड किया तो 600 मिलियन से ज़्यादा लोग जो थे वो टेलीविजन्स के ऊपर ये सीन देख रहे थे। तो इस मिशन को कंप्लीट होने के बाद फिर जो अमेरिका के लोग थे वहाँ पे लोगों ने जो है वो बहुत क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि इस सारे मिशन के अंदर जो थे $24 बिलियन का जो है वो खर्चा आ चुका था। तो इस सारे खर्चे के बाद जो है 4 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स ने इन मिशंस के ऊपर काम किया था। तो उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज इस तरीके से किया कि यही $24 बिलियन जो था, आज के मुताबिक इसको देखें तो ये 100 बिलियन प्लस की अमाउंट बनती है। 100 बिलियन 108 बिलियन जो है ये अमाउंट बनती है आज के इस वक्त के मुताबिक, अगर आप इसकी वेटेज निकाल ले तो उस टाइम के अंदर 24 बिलियन के साथ उन्होंने बोला कि जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर एक, तो आप इस तरह की हर स्टेट के अंदर अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बना सकते थे इन पैसों के साथ। आप इन पैसों के साथ हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत काम कर सकते थे। इतना पैसा लगाने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन दोस्तों इस ऑपरेशन के, इस मिशन के बाद जो है बहुत सी चीज़ें जो थी वो पॉजिटिवली सामने भी आई। जैसे एक माइक्रोचिप्स है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है। 1962 जनवरी के अंदर जो है IBM कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन 1960 तक जो है ये बिल्कुल पूरे तरीके से जो है ये फ्लॉप हो चुकी थी। 90% इसकी प्राइस नीचे गिरा दी गई थी, क्योंकि किसी को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। तो इस मिशन के दौरान जो था वो माइक्रोचिप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। ज़मीन से जो कंप्यूटर थे वहाँ से कंट्रोल कर रहा था सिस्टम को, लूनर मॉड्यूल को, पूरे रॉकेट को जो कि चांद के ऊपर था। तो तब उन्होंने ये सोचा कि इस चिप्स के साथ अगर हम इसको ज़मीन से कंप्यूटर को चांद तक कंट्रोल कर सकते हैं तो ज़मीन पे तो हम इससे बहुत से काम ले सकते हैं। तो यहाँ से ये जो माइक्रोचिप्स थी इनकी जो है इम्पोर्टेंस निकल के सामने आई, और बहुत सी चीज़ें जो थी फिर इसके बाद पता चलने लगी इस मिशन से, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए और बहुत सी चीज़ों जो है वो खुली जी। तो इस मिशन के पूरे होने के बाद सोवियत यूनियन ने अपने आर्टिकल के अंदर वाज़े तौर पर 3 चीज़ों को अप्रिशिएट किया। 1958 के अंदर जो उनका सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो था वो वहाँ पे स्पेस के अंदर एंटर किया गया। उसके बाद 1961 में यूरी गैगरिन जो था सबसे पहले वो स्पेस में एंटर हुआ, और 1969 में जो सबसे पहले चांद के ऊपर कदम रखा गया नासा की जानिब से अपोलो 11 मिशन के साथ। सोवियत यूनियन ने वाज़े तौर पर इसको अपने आर्टिकल के अंदर जो है वो मेंशन किया। अगर ये फेक होता या इसमें हल्का सा भी डाउट होता तो सोवियत यूनियन कभी भी इसको अप्रिशिएट ना करता। तो इसके अंदर किसी किस्म का डाउट ही नहीं है कि ये फेक था या इसके अंदर क्या था। ये बिल्कुल एक 100% रियल मिशन था जिसको सक्सेसफुली अचीव किया गया। अब इस मिशन के बाद ठीक 3 साल के बाद दिसंबर 1972 में लास्ट मिशन जो है वो अचीव किया गया, अपोलो 17। और अपोलो 17 के बाद जो है आज तक तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई भी चांद के ऊपर इंसान नहीं गया। उसके बाद फिर 2017 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया था कि अब जो है हम एडिशनल फंडिंग करेंगे नासा को, तो जिसके साथ जो है ये चांद के ऊपर दोबारा जाएं। लेकिन कुछ ही दिन के बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को चेंज किया और स्टेटमेंट को थोड़ा सा अपडेट किया कि मैं अब नासा को ये एडवाइस करता हूं कि चांद को रहने दें और मार्स की तरफ जाने की तरफ जो है वो तवज्जो दें। लेकिन नासा की तरफ देखा जाए तो उनके मिशन का हिस्सा है 2025 और 2026 के अंदर उन्होंने चांद के ऊपर एक दफा दोबारा जाना है, और अब एक औरत को, एक लेडीज को जो है
शायद सबसे पहले चांद के ऊपर जो है उन्होंने कदम रखवाना है। तो ये था इस अपोलो 11 मिशन की कहानी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कीजिएगा, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जो हैं वो दोबारा जब भी आए तो आपको इसका पता चल जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।